हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 साइंस का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। आपने वहाँ मोशन का एक चैप्टर पढ़ा था, तो आपने देखा कि वो कैसे मूव करते हैं, उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी। तो आप सबको पता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉल होता है, उसको रोल कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो धीरे धीरे मूव करता हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो स्लो हो जाता है। ठीक है, कई बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है कि अपने आप पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज थोड़ा करता है, कि उसकी जो डायरेक्शन चेंज होती है वो कैसे होती है। या अगर एक बॉल है, जब आपने उसको मूव कराया फ्लोर पर, तो वो पहले तो मूव करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही स्लो डाउन हो जाती है। तो ये सब कुछ कैसे होता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं कई बार। या फिर कई बार क्या होता है कि वो अपने जो जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं वो कई बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप और आपने एक्टिविटीज़ सीखी होंगी अपनी एवरीडे लाइफ में। वो क्या क्या है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट ए पिक्चर है, इसके अंदर जो गोल कीपर है वो क्या कर रहा है, वो गोल को सेव कर रहा है। कैसे सेव कर रहा है, वो एकदम से क्या करता है, बॉल को रोकता है। बॉल मूव करती हुई उसके पास आती है, तो वो अपने हाथों का यूज़ करके वो बॉल को क्या कर रहा है, उसके मोशन को रोक रहा है, उसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, सेकंड जो पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है, जो उसमें हॉकी प्लेयर है वो क्या करती है, बॉल को हिट कर रही है अपनी हॉकी की हेल्प से। ठीक है, फ्लिकिंग कर रही है। आप थर्ड पिक्चर में, जैसे कि क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो फील्डर होता है वो बॉल को मूव करने से क्या करता है, स्टॉप करता है, मतलब रोकता है। तो ये जो सारे आपने और एवरीडे लाइफ में और भी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से आप, कई बार आप घरों में भी खेलते हैं, फुटबॉल मैच खेल रहे हैं आप कहीं पर बाहर अपने दोस्तों के साथ, तो आप क्या करते हैं, तो फुटबॉल से क्या करते हैं कि एक एक जो प्लेयर होता है वो अपने पैर से मतलब किक करता है बॉल को, और वो दूसरे प्लेयर को पास करता है। तो इस तरीके से फुटबॉल मैच में भी होता है। तो ये जो सारे के सारे जो एवरीडे जो एक्सपीरियंस आप मतलब आप देखते हैं कि फुटबॉल मूव कर रही है, या कोई बॉल है, वो मूविंग बॉल है, वो कभी स्लो हो जाती है, जो गोलकीपर है वो बॉल को स्टॉप करता है, फील्डर जो होता है, ठीक है, वो जो बैट्समैन ने बॉल से हिट की बॉल को हिट किया था, ठीक है, उसको स्टॉप कर रहा है। हॉकी प्लेयर भी क्या कर रही है, बॉल जो मूविंग बॉल है उसके अपनी हॉकी का यूज़ करके उसकी मूविंग बॉल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करी है। तो ये सारी जो जो ये सारी हमने एक्टिविटीज़ अभी देखी, मतलब ये जो सारी हमने एग्जांपल्स अभी देखे, ये सारा कुछ जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, अब बात आती है फोर्स होता क्या है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करने से रोक रहे हैं या उसको मूव करा रहे हैं, तो मतलब क्या करते हैं, या तो हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पिक कर रहे हैं, किसी चीज़ को खोल रहे हैं, किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग जो हमारे पास ये सब कुछ है, ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। तो अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिट कर रहे हैं, किसी चीज़ को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं कहीं, तो ये सारे क्या होते हैं, फोर्स होते हैं। इनका ये क्या होता है, फोर्स होता है। तो जितनी भी एक्टिविटी है कि बॉल मूव कर रही है, फिर रुक जाते हैं, कई बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन कर रहा है, तो वो मोशन क्यों कर रहा है, यानी कोज ऑफ मोशन जो होता है वो फोर्स होता है। तो फोर्स इज ऑल्सो द कोज ऑफ मोशन। और एंड व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज द पुश और पुल विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ जो एग्जांपल्स होते हैं फोर्स के। देखिए यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन करा दी है कि जो फोर्स होता है क्या होता है, पुश और पुल विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्सेज। कि जब आप फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं कि पुश या पुल यानी फोर्स लगा रहे हैं, तभी उस जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। या फिर वो मोशन में तो वो रेस्ट में अगर आप लाना चाहते हैं, मतलब उसको ये मोशन को रोकना चाहते हैं, तो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तभी आप उसके मोशन को रोक सकते हैं। तो अभी हम स्टडी करते हैं आगे और भी। फोर्स ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, मतलब कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े कि एग्जांपल्स के थ्रू आपने देखा कि वो चीज़ें कैसे हो रही है। यानी हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी किया अलग अलग तरीके से, और वो कैसे हो रहा है, यानी उनका कारण हमने देखा कि वो फोर्स है, कि किसी चीज़ को हम लिफ्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये सारा क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है 11.2, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें पढ़ना है कि जो फोर्स है आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, की फोर्स आता किस वजह से, फोर्स आता है इंटरेक्शन
इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान से देखिए इस ए में कि फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए पिक्चर में दिखा रखा है 11.2 में कि एक पर्सन, एक मैन है, वो कार के पीछे खड़ा है और एक ड्राइवर है कार के अंदर बैठे जो कार को चला रहा है, ठीक है। अभी कार चल नहीं रही है, रेस्ट पे है, और एक पर्सन सिर्फ पीछे खड़ा हुआ है। तो क्या वो पर्सन जो पीछे खड़ा हुआ है, सिर्फ खड़े होने से वो कार मूव कर रही है, और अंदर ड्राइवर भी कार नहीं चला रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि कार वो क्या हो रही है, नहीं चल रही, क्योंकि पीछे पर्सन भी कुछ नहीं फोर्स लगा रहा, ना उसने कोई वो कुछ कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है जिससे कार चल पड़े, तो कार नहीं चल रही। लेकिन क्या करता है पीछे से जो आदमी, अब क्या कर रहा है, जो पीछे जो पर्सन है, जो पीछे ये पर्सन खड़ा है, वो कार को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है, यानी पुश कर रहा है कार को। तो अब देखा कि जो कार है वो चलना शुरू कर दिया उसने इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जो ये पर्सन है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, वो ऐसे पुश कर रहा है आगे की तरफ। तो जो कार है वो भी इस तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जब इस पर्सन ने एक फोर्स लगाया पीछे से, यानी पुश किया, यानी फोर्स लगाया, किसके ऊपर फोर्स लगाया, इस कार के ऊपर फोर्स लगाया, तो इस कार के अंदर क्या हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। तो फोर्स कैसे हुआ कि जब इसने इंटरेक्शन किया इस कार के साथ, यानी इसको उसने कॉन्टेक्ट किया ना, अपने हाथों को उसको लगाया, टच किया कार को, उसके साथ इंटरेक्ट किया कार के साथ, तो फिर उसको पुश किया, तो वो इंटरेक्शन हुई, तभी तो वो फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये और भी आप एग्जांपल देखिए कि जो ये हमारे पास 11.3 फिगर है, इसमें जो दो गर्ल एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही हैं। अगर ये दोनों गर्ल्स एक दूसरे को सेम फोर्स से पुश कर रही हैं, यानी दोनों लड़कियां एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रही है, तो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ठीक, कोई नहीं गिरेगी। लेकिन इन दोनों में से किसी एक लड़की ने भी ज़्यादा पुश कर दिया दूसरी लड़की को, तो वो गिर जाएगी, ठीक है। अगर दोनों बराबर लगाएगी तो नहीं करेगी, अगर दोनों में से कोई एक भी ज़्यादा पुश कर देगी, ज़्यादा पुशिंग कर देगी, ज़्यादा फोर्स लगा देगी, तो वो दूसरी लड़की को नीचे गिरा देगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, पुशिंग हो रही है, तो इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के हाथ से एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन करिए तभी तो पुश कर रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखिए 11.3 फिगर, जो बी फिगर है, इसमें दोनों लड़कियां एक गेम खेल रही हैं। हालांकि जो छोटी होती बहुत सारी लड़कियों ने खेला भी है, जो एक दूसरे को पुल करते हैं और घूमते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसमें पुल कर रही हैं, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक ने भी पुल करना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, गिर सकती हैं वो। तो अगर दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को पुल कर रही हैं, यानी सेम फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर, दोनों अपने मतलब दोनों जो पुल कर रही हैं, अगर सेम लगाएगी तो वो आराम से मूव कर पाएंगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि एक जो फार्मर है, वो जो बैल है यहाँ पर, ठीक है, बुल है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है ताकि वो चल पड़े, वो चल नहीं रही है, उसको चलने के लिए पुल कर रहा है। तो अगर बुल ने ज़्यादा अपना फोर्स लगा दिया तो वो जो फार्मर है वो उसके तरफ चला जाएगा, मतलब कि वो उसको अपनी तरफ ना खींच के बुल अपनी तरफ खींच लेगी। तो अगर फार्मर ये चाहता है कि बुल चले, तो वो क्या करेगा, बुल से ज़्यादा पुल करेगा, उसको खींचेगा और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब। तो ये सभी जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई, ये कब पॉसिबल है, जब वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, टच करके फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तभी फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी एग्जांपल्स में हमने देखा कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए। ये जो इंटरेक्शन होती है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स के अंदर क्या पड़ता है कि भी इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स है कि जो फोर्सेज लगते हैं, अलग अलग तरह के फोर्सेज लगते हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रखे कि वो फोर्सेज का फिर जो इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या है कि एक हैवी बॉक्स है, एक हैवी बॉक्स है, ठीक है। इस हैवी बॉक्स पे ना एक बच्चा है, मतलब एक पर्सन है, वो यहाँ लड़का है, वो यहाँ पे खड़े होकर इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन वो फोर्स लगा रहा है, चलो ठीक है, वो पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो थोड़ा पुश हो रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही है इस हैवी बॉक्स को पुश करने में। तो वो अपने एक फ्रेंड को बुलाता है और अपने फ्रेंड को कहता है कि वो भी, कि मेरे साथ आप क्या करो, इसको पुश करने की कोशिश करो। तो उसका फ्रेंड आता है, वो भी इस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, और दोनों सेम डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करते हैं, ठीक है। फिर वो अपने फ्रेंड को कहता है, जो बच्चा है वो मतलब लड़का है, वो अपने फ्रेंड को कहता है कि भी ना आप क्या कीजिए कि आप ना अब सामने आके पुश करिए, मतलब कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो हमारे पास क्या था, जो बॉक्स था, कि जो बॉक्स है, इस बॉक्स में एक बच्चा तो यहाँ से फोर्स लगा रहा था और उसका दोस्त यहाँ आया, उसने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू कर दिया। यानी अब दो फोर्स लग रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कि जो लड़का है वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है और जो उसका दोस्त है वो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या देखने को मिला, तो उसमें ये देखने को मिला कि आप जो सेम डायरेक्शन में दो फ्रेंड्स हैं, वो एक ए में, तो मतलब इस एक्टिविटी में एक बार तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या करा कि दोनों जो दोस्त हैं, दोनों
दोनों जो लड़के हैं वो दोनों इस बॉक्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। और एक और एक्टिविटी आपने गेम टग ऑफ वार के गेम जो है उसमें आपने कभी कभार इसको मतलब गेम को खेला भी होगा। तो इसमें दो टीम्स होती हैं, वो एक रोप को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, पुल करती हैं। कि एक रोप है, यहाँ से कुछ टीम इसको मतलब खींच पुल कर रही होती है, यहाँ से जो टीम मेंबर है वो पुल कर रहे होते हैं। अगर दोनों सेम दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से सेम तरीके से पुल कर रहा है, सेम फोर्स से वो पुलिंग कर रहे हैं, तो वो मतलब कोई इधर नहीं जाता कोई उधर नहीं। लेकिन अगर किसी भी एक साइड के मेंबर्स ने, किसी भी एक टीम के मेंबर ने ज़्यादा पुल किया, ज़्यादा फोर्स लगाया, तो मान लो कि इन्होंने ज़्यादा पुल किया, ज़्यादा फोर्स लगाया, तो ये जो मेंबर्स है इनका कम फोर्स लगा, तो वो क्या हो जाता है, वो इस तरफ चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि फोर्स लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इस तरफ चले जाते हैं, तो ये गेम जीत जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये जो सभी एग्जांपल्स में क्या हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में लगते हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब जैसे कि अभी एक्टिविटी की थी हमने कि ये बॉक्स था, इसमें दोनों फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। तो यहाँ पे मान लो कि ये F1 फोर्स लगा और ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर F2 फोर्स, यानी एक लड़के ने F2 फोर्स लगाया और एक लड़के ने F1 फोर्स लगाया, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इन दोनों फोर्सेस का मिला के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट जा रहा था। तो जो इफेक्ट था वो टोटल जा रहा था, यानी अगर दो फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होते हैं और वो सभी फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, तो वो सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। हमेशा याद रखना कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्स आप लगा रहे हैं और वो सभी फोर्स एक ही डायरेक्शन पे लग रहे हैं, तो वो सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उनको ऐड करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा था वो मैंने कैपिटल F से इसको रिप्रेजेंट किया, वो किसके इक्वल होगा, F1 प्लस में F2 के इक्वल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि अब उन्होंने फिर क्या किया था उस एक्टिविटी में कि एक बॉक्स था, ठीक है, उसके ऊपर एक जो लड़का था वो यहाँ से फोर्स F1 लगा रहा था और दूसरा उसका फ्रेंड आप अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा रहा था। अब इन दोनों फोर्स का इसके ऊपर टोटल इफेक्ट क्या पड़ा वो हमें निकालना है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उन फोर्सेस का क्या हो जाता है, डिफरेंस। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी F1 माइनस F2 किसके बराबर होगा, दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर होगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ से हमने इन दो बातों के बारे में पता लगा। ठीक है, अब एक बात होती है कि भी जैसे हम ये बोलते हैं कि किसने कितना फोर्स लगाया, तो हम ये बताते हैं इसने इतना फोर्स लगाया, कि जैसे टग ऑफ वार गेम हुई इसने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो हम ये उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बता रहे हैं कि ये इसने फोर्स ज़्यादा लगाया, मतलब जो कितना लगाया, तो वो उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में यूज़ बताते हैं। जो फोर्स होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 2 हो गया, 2 न्यूटन लगा दिया, 3 न्यूटन। ये जो न्यूटन है ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया था हमें। ठीक है, तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए, इन साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए न्यूटन के नाम से इसकी यूनिट रखी गई। जैसे कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर सेंटीमीटर से, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, उसी तरह फोर्स को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होती है, उसका नाम क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो फोर्स होता है वो क्या क्या चीज़, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या मतलब जो भी हम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो वही सभी चेंजेस पढ़े। तो फर्स्ट चेंज पढ़ेंगे कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या करा उन्होंने, क्या बोला है कि एक आप रबड़ बॉल लीजिए, ठीक है, उसको एक लेवल सरफेस जैसे कि टेबल के ऊपर या किसी कंक्रीट फ्लोर के ऊपर आप उसको क्या कीजिए, जेंटली पुश कीजिए, तो वो मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, मूव करने के बाद क्या होगा, फिर आप बॉल को अगेन पुश कर दीजिए, क्या फिर वो मूव करेगी। तो क्या आपने देखा कि जब आपने पहली बार उस बॉल को पुश किया था, जब वो मूव करी थी, दोबारा आपने उसको पुश किया, तो क्या उसकी वेलोसिटी मतलब या उसकी स्पीड में कुछ चेंजेस आया, वो कम हुई या ज़्यादा हुई। ठीक है, चलो अब वो मूव कर रही है। अब आप क्या कीजिए, अपने हाथ को उसके आगे अड़ा दीजिए एकदम से। जैसे आप अपने पाम को उसके मोशन मतलब जो मूविंग बॉल, जो बॉल मूव कर रही है उसके रास्ते में अपने पाम को अड़ा देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे अपने पाम से, तो क्या होगा, वो एकदम से बॉल आएगी और आपके पाम को टच करके रुक जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम क्या क्या आपने चेंजेस देखने को मिले, तो वो क्या हुआ उस टाइम पे, तो जब आप इन जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जब आपने एक बॉल को पुश किया, मतलब वो मूव करना शुरू कर दिया, यानी आपने एक फोर्स लगाया, तभी वो एक बॉल पहले रेस्ट पोजीशन पे थी, यानी वो बॉल मूव नहीं करी थी, एक ही जगह पे थी। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नली क्या करा, एक फोर्स अप्लाई किया,
ठीक है, उस बॉल के ऊपर एक फोर्स की बॉल के ऊपर क्या करा, एक पुश यानी एक फोर्स अप्लाई किया तो वो मूव करनी शुरू कर दी, ऐसे मूव करती हुई चली गई। अब यहाँ पर आपने अपना हाथ अड़ा लिया, तो हाथ अड़ा के क्या किया आपने, उसको क्या करा, रोक दिया, उसके मोशन को अपोज किया नहीं। यहाँ पे भी तो आपने क्या करा, एक फोर्स अप्लाई किया ना, तो उस फोर्स से क्या हुआ, उस बॉल वो जो बॉल का मोशन है वो चेंज हो गया। तो यानी हमें यहाँ से ये पता लगता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर वो रेस्ट पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तो आप उसको मोशन में ला सकते हैं, या फिर अगर वो मोशन में आ गया तो आप उसको दोबारा रेस्ट पे ला सकते हैं। या फिर क्या हुआ इस एक्टिविटी में कि आपने एक बार पुश किया, फिर आपने उसको दोबारा पुश किया, दोबारा और धक्का लगाया, थोड़ा और मतलब थोड़ा और फोर्स लगाया, तो जिससे उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो और तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। फिर आपने आगे से अपना हाथ अड़ा दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दोबारा मूव करना बंद हो गई, बॉल मूव करना बंद हो गई। तो ये क्या किया आपने, फोर्स लगाया अपने हिसाब से, और फोर्स की वजह से क्या हुआ, वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ कि पहले वो रेस्ट पे थी, वो मूव करना शुरू कर दिया, फिर आपने और फोर्स लगा दिया, वो और तेजी से मूव करना शुरू कर दिया, यानी उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आ गया। ठीक है, फिर आपने हाथ अड़ा दिया, उसकी वेलोसिटी को कम करा, यानी अब उसको क्या करा, स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रेस्ट में दोबारा उसको मूव कराना बंद करा दिया। तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट आपने पढ़ा कि आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप उसको रेस्ट में ला सकते हैं, या अगर कोई बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है, तो आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखेंगे नेक्स्ट कि हमने ये पढ़ा कि जो इफेक्ट पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जो नेक्स्ट है, अब आपने देखा होगा कि जैसे कि 11.7 फिगर के अंदर दिखा रखा है कि जो टायर है उसको एक बच्चा मूव कर रहा है, तो उस पर आप पुश कर रहे हैं, अगर रिपीटली आप बार बार उसको पुश करते जाएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करा कि कोई भी हमने यहाँ से सीखा कि अगर आप कोई भी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मूविंग बॉल के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, या स्टेट उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उससे उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। शेप कैसे, जैसे कि आप बैलून है, कोई इन्फ्लेटेड बैलून है, मतलब आपने उसको एयर से फिल कर दिया, फिर उसके बाद आप अपने हाथों से उसको बार बार प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद हम चपाती बनाने के लिए हम उसको रोल करते हैं उस स्टफ को। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी शेप्स चेंज हो रही है। तो यानी अगर आप ये इस तरह से जो फोर्स अप्लाई करते हैं उनसे जो ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है, शेप भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर जैसे कि आपने किसी भी बॉल है, ठीक है, क्ले हो गया, क्ले को आप अलग अलग तरह की शेप दे देते हैं क्योंकि आप फोर्स अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स को अप्लाई करने के हिसाब से वो अलग अलग तरह की क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं शेप चेंज करने के लिए, जैसे बैलून है, एयर का भरा हुआ एक बैलून लीजिए, आप उसको पाम से अपने हाथ से क्या करते हैं, उसकी शेप बार बार चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग शेप्स भी बनती हैं, मतलब शेप्स चेंज होती रहती हैं बार बार। तो ये सेकंड इफेक्ट है कि आप क्या करते हैं कि अगर ये सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो हमने अभी तक क्या जो सभी एक्टिविटीज़ पढ़ी, उन सभी एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो उसके अंदर किस तरह के इफेक्ट आप देख सकते हैं। नंबर वन आप देखिए कि नंबर वन क्या देखा कि आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं फ्रॉम रेस्ट, की मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा अपनी पोजीशन से, अपनी उसी पोजीशन पे रह रहा है, आप अगर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी रेस्ट से मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बार बार उसको पुश करो, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है वो, या उसकी डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एनी फोर्स। जैसे कि फुटबॉल मैच खेलते हैं या हॉकी मैच खेलते हैं तो क्या होता है, उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो बार बार अपनी हॉकी का यूज़ करके क्या कर देते हैं, जो बॉल होती है, मतलब जो उसको क्या करते हैं, उसके मोशन को उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं,
कभी किसी की तरफ दे देते हैं, कभी किसी की तरफ अपनी हॉकी से बॉल को देते हैं, तो ये क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है जो फोर्स होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। अभी एग्जांपल पढ़ा कि जैसे डफ है, चपाती बनाते हैं तो उसको रोल करते हैं तो अलग अलग शेप देते हैं, कभी गोल, अलग अलग तरह के परांठे, अलग अलग तरह की शेप्स के परांठे हम बनाते हैं, तो ये शेप देना ही होता है। तो फोर्स अप्लाई करते हैं तभी तो उसकी शेप चेंज होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट्स हम देखने को मिलते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फोर्स। हाँ, इससे पहले हमें एक पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में एक बात बता रखी है, देखिए कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, उस फोर्स के एक्शन की वजह से अलग अलग तरह के क्या होता है, उस पर इफेक्ट होता है, जो अभी हमने पढ़े जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है। तो ये जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है ये अपने आप ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होते, ये अगर इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उनके ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो इस तरह के जो इफेक्ट है वो अपने आप जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाता है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है और उन फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो फोर्सेस है उनकी टाइप्स क्या होती है। बेसिकली वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नंबर वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नंबर टू इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम इनकी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फिर उनकी टाइप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स से कि कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं क्या होते हैं। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं क्या होते हैं कि देखो, कभी भी आप किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, या बुक टेबल पे रखी है उसको उठा के कहीं और रख रहे हैं। ठीक है, पानी की जो बाल्टी है वो भरे हुए, मतलब पानी से भरी हुई है, आप उसको उठा के कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, ये जो सारे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है, किसी को दरवाजे को बंद करना, दरवाजे को खोलना, तो ये आप क्या कर रहे हैं, जब उस चीज़ ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है तब उसके उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन हो रही है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कांटेक्ट हो रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है उसको कांटेक्ट करके उसके साथ, ठीक है, तो उस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को लिफ्ट करती हूँ, यानी मैं टेबल पे एक बुक रखी है, क्या वो बुक अपने आप उड़ के थोड़ा आती है, मैं उस बुक को उठा रही हूँ पहले, फिर मैंने उठा के किसी दूसरी जगह पर रखा है, तो मैंने क्या करा, पहले उस बुक के साथ कांटेक्ट में आया, मेरा हाथ उस बुक के साथ कांटेक्ट में आया, तब मेरे हाथ ने उस बुक के ऊपर एक फोर्स लगाया। तो ये फोर्स कैसे लगा कि जब मेरे हाथ और बुक के बीच में कांटेक्ट हुआ। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लगे बाय कांटेक्ट विद दैम, मतलब कि कांटेक्ट होने के बाद, टच होने के बाद अगर फोर्स लगता है, तो उस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो कांटेक्ट फोर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हमारे पास दो टाइप्स है कांटेक्ट फोर्स की। जो नंबर वन हमारे पास है वो हमारे पास है मस्कुलर फोर्स। ये जो मस्कुलर फोर्स होते हैं, यानी जब जो फोर्सेस हम अपनी मसल्स का यूज़ करके लगाते हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, यानी मस्कुलर फोर्स होते हैं। मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। एंड सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है, फ्रिक्शन, नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर। और फ्रिक्शनल फोर्स में यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स होता है कि किसी भी मोशन को रोकने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगाना, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो भी कांटेक्ट करके ही आएगा। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स मतलब कि आप अपनी मसल्स का यूज़ करके जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह के जो फोर्स होते हैं जिसमें आप अपनी बॉडी को कॉन्टैक्ट में लाते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ आवर मसल्स, कि अगर जो फोर्स है जो हमारे मसल्स के एक्शन की वजह से, मसल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स होते हैं, हॉर्सेस, डोंकी, कैमल्स, मतलब ये भी अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं हमारे साथ ही। ठीक है, कि मतलब बहुत अलग अलग तरह के जो भारी सामान होता है उसको उठा कर लेकर जाना बड़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, घोड़ों का यूज़ करते हैं, डंकीज़ का यूज़ करते हैं, कैमल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने मसल्स का यूज़ करते हैं एनिमल्स भी, बहुत सारे हैवी
जो सामान होता है उसको लिफ्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, तो ये उनके मस्कुलर फोर्स ही होता है। एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रख रहे हैं तो ये भी आपका मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि आप मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये आप अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल बैग को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, मसल्स का यूज़ करके आप अपने स्कूल बैग को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फोर्सेस होते हैं ये सारे मस्कुलर फोर्सेस होते हैं और इनको कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है, क्योंकि अगर आपको इस तरह के फोर्सेस लगाने होते हैं तो आपको अपनी बॉडी के किसी पार्ट को कॉन्टैक्ट में लाना होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तभी तो वो ऑब्जेक्ट को आप मूव करा पाते हैं। जैसे कि आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, तो बाईसाइकिल चलाते हुए क्या करना, अगर आपको रोकना है तो आप क्या करते हैं, पेडलिंग करते हैं, तो भी आप अपनी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये सेकेंड टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स की। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये फ्रिक्शन क्या होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये एक अपोजिंग फोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी फ्लोर के ऊपर अपने एक बॉल को फ्लोर के ऊपर मूव कराया। ठीक है, फिर मैंने अपने पाम को आगे अड़ा दिया, एकदम से मैंने कोई एक अपोजिंग फोर्स लगाया जिससे मैंने उसको रोक दिया। तो वो मतलब मैंने क्या करा, मैंने जो भी एक अपोजिंग फोर्स लगाया जिससे उसके बॉल के मोशन को मैंने रोक दिया। तो वो जो फोर्स जो मैंने लगाया जिससे उसके बॉल के मोशन को मैंने रोका, तो उस फोर्स को मैं फ्रिक्शनल फोर्स कहती हूँ। जैसे बॉल एक फ्लोर के ऊपर अगर आप मूव करा रहे हो तो फ्लोर भी एक अपोजिंग फोर्स लगाता है उस बॉल के ऊपर, उस बॉल को रोकने के लिए। तो वो फ्लोर उस बॉल के ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगा रहा होता है उसका नाम होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये इस तरह के जो क्या होते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं जो एक मोशन को रोकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बाईसाइकिल चला रहे हो, बाईसाइकिल को एकदम से आपको रोकना है तो आप क्या करते हैं, पैडलिंग करना बंद कर देते हैं। तो एक अपोजिंग फोर्स आपने लगाया ना उस बाईसाइकिल को रोकने के लिए, या ब्रेक लगा देते हैं, तो ये भी एक आपने अपोजिंग फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है ये हमारे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उन ऑब्जेक्ट के मोशन को वो क्या करते हैं, पहले एकदम से रोकते नहीं है, पहले उनकी स्पीड थोड़ी धीरे धीरे कम होती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद अपने रेस्ट पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स है जिसका हमने क्या बोला, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या हुआ, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दिस एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़े, वो जो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन को रोकने के लिए हमने यूज़ किया, एक अपोजिंग फोर्स हमने यूज़ किया, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सरफेस ऑफ बॉल और ग्राउंड के बीच में भी लगता है, जो एक मूविंग बॉल को रेस्ट पे लाने की कोशिश करता है। तो ये अपोजिंग फोर्स है जो ग्राउंड बॉल के ऊपर लगाता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जब पानी और बोट, जब जो बोट है, नाव है, पानी के ऊपर चलता है, नदी में जब लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी एक अपोजिंग फोर्स लगता है, पानी बोट के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, तो वो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है कि जैसे कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स को मैं एक फोर्स लगा रही हूँ यहाँ से ताकि ये मूव करे, तो ये मूव करता है। तो जब ये बॉक्स एक ग्राउंड पे किसी फ्लोर के ऊपर मतलब मूव कर रहा है तो ये फ्लोर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हम चाहते हैं कि बॉक्स ऐसे जाए, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है इसका नाम होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स की। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, विदाउट कॉन्टैक्ट ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी तीन टाइप्स होती है बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नंबर 1 मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड नंबर 3 इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखो नाम से ये पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेट्स के बीच में आपने देखे होंगे कि जो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, आपने उनके साथ खेलते भी होंगे, अलग अलग तरह के शेप्स के मैग्नेट्स आते हैं। ठीक है, मार्केट में आपने लाए होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे वो दो मैग्नेट को आप पास में लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कई बार वो रिपेल भी करते हैं। तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिए कि वो क्या होता है। हमारे पास जो मैग्नेट होता है जैसे कि बार मैग्नेट होते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब अलग अलग तरह के मैग्नेट्स होते हैं। तो मैग्नेट्स के हमेशा एक दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल।
ठीक है। आप एक और मैग्नेट लीजिए, उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मतलब जो मार्केट से लेते हैं ना, तो उस पर लिखा होता है, उस पर कलरिंग रेड कलर ब्लू कलर के ऐसे साइन बनाए होते हैं, बताया होता है कि ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो अगर आप दो मैग्नेट आपने लिए, दोनों मैग्नेट पहले वाले, ये पहला मैग्नेट है और ये सेकंड मैग्नेट है। आपने अगर फर्स्ट मैग्नेट के साउथ पोल को सेकंड मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेकर जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल को एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेकर जाएंगे, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे सेम साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेकर जाओगे तो रिपेल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि आपने इन दोनों मैग्नेट को टच नहीं कराया, बस उसके पास लेकर गए, तो इन्होंने एक दूसरे को एकदम से अपने आप ही अट्रैक्ट कर लिया। आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ करके देखा होगा कि दो मैग्नेट्स लिए, उनको बस पास ही लेकर गए थे, आपने टच नहीं कराया था, लेकिन वो जैसे पास लेकर गए, वो उन्होंने अपने आप ही फोर्स लगा दिया एक दूसरे के ऊपर, अपने आप ही वो अट्रैक्ट हो गए, या अपने आप ही आने नहीं दे रहे, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, जो कि एक टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, कि आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया, बस पास में लेकर आ रहे थे, वो अपने आप ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने लग गया। तो ये इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं, जो विदाउट कॉन्टैक्ट, कि जो कॉन्टैक्ट हुए बिना दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जो फोर्स लगाते हैं, उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे दो मैग्नेट्स जो आपस में फोर्स लगाया, उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अगर अनलाइक पोल की बात करते हैं, यानी एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, या पहले वाले का नॉर्थ पोल दूसरे वाले का साउथ पोल, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक बात हमें पता लगती है कि जो हमारे पास क्या होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं, वो तो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है, मैग्नेट्स ने आपस में कांटेक्ट किए बिना एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया है, वो हमारे पास क्या होता है, मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स, या मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं आप इसको। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, एंड इन दिस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका क्या होता है, ये चार्जेस के बीच में लगता है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि एक कोम्ब लीजिए, ठीक है, हमने नेचुरल फिनोमिना वाला चैप्टर किया था, उसके अंदर भी स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी एक आपकी सेकंड टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। इसमें क्या हुआ, आपने देखो, आप एक कोम्ब लीजिए, प्लास्टिक कोम्ब होता है, ठीक है, आप उसको ड्राई हेयर के साथ रब कीजिए, और उसी टाइम ड्राई हेयर के पास रब करते ही आप छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लेकर जाइए। तो जो पीसेज ऑफ पेपर है, आपने कोम को पेपर से टच नहीं किया था, उन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के साथ टच नहीं किया, आप उसके पास ही लेकर गए थे, अपने आप वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे कागज के, वो अपने आप ही उस जो कोम है उसके पास अट्रैक्ट हो गए, उसके साथ चिपक गए। तो वहाँ पे कुछ हुआ, वहाँ पे कुछ फोर्सेस आया, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे चार्जेस डेवलप हुए उस जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनके ऊपर। किसकी वजह से, जब आपने उस ड्राई कोम, मतलब जो कोम को ड्राई हेयर के साथ रब किया था, तो ड्राई हेयर के साथ रबिंग की वजह से क्या हुआ, कोम के ऊपर एक चार्ज आ गया। तो उस चार्ज कोम को जब आप उन छोटे छोटे टुकड़ों, जो कागज़ के टुकड़े थे उनके पास लेकर गए, तो कागज़ के टुकड़ों के ऊपर भी चार्ज आ गया, मतलब टच नहीं किया, उनके पास ही लेकर गए थे, एकदम से अपोजिट चार्ज उनके पास हो गया। तो उन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में एक फोर्स लगा, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। यहाँ पे भी चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज होगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो कोम था प्लास्टिक का, और जो वो छोटे छोटे टुकड़े थे कागज के, उन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज आया, और उन्होंने आपस में कांटेक्ट नहीं किया, बस वो एक दूसरे के पास आए, तो एकदम से क्या हो गए, वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे कागज के, वो उनकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो ये जो फोर्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पर भी दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, विदाउट कॉन्टैक्ट इन दोनों ने, मतलब कागज जो हुआ वो कोम की तरफ अपने आप ही चला गया। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में था।
आगे हमारे पास एक और फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको अगर ग्रेविटी भी जो कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। देखो आपके हाथ में पेन होता है, आप पेन को छोड़ते हैं तो पेन नीचे जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? या आप किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो थोड़ी देर ऊपर जाती है फिर एकदम से नीचे आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये अपने आप ही हो रहा है। ये अपने आप नहीं बेटा, ये क्या होता है कि जो ग्रेविटी होती है, अर्थ की ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के अगर मासेस को कंसिडर करते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन आपस में वो एक दूसरे को मतलब कांटेक्ट नहीं कर रहे, टच नहीं हो रहा है, वो बिना टच हुए एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद तो वो ऊपर जानी चाहिए, वो थोड़ी देर ऊपर जाती है फिर एकदम से नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं अर्थ के, तो वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। हमने बॉल को अर्थ से कनेक्ट तो नहीं किया, हमने तो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, लेकिन उसने अर्थ के साथ बिना कांटेक्ट में आए हुए अर्थ ने एकदम से बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया और उसने अर्थ ने उस बॉल को अपनी तरफ एकदम से खींच लिया। तो ये विदाउट कांटेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्या है, टाइप है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, जो फोर्स अपने आप ही विदाउट कांटेक्ट एक फोर्स लगा के रखते हैं, जैसे कि अर्थ ने अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के ऊपर एक फोर्स लगा के रखा हुआ है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। एंड ग्रेविटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ही ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है अर्थ ने जो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा के रखा है, इवन हमारे ऊपर भी लगा के रखा है, तभी हम टिके हुए हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल थे। नंबर 1 मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स थी उसकी हमने दो टाइप पढ़ी थी, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। मैं आपको तभी आंसर दे पाऊंगी जब आप कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।